Hello my dear students, welcome back again to the channel. See, in this video we are going to extend our term 2 journey towards the next chapter. आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर डायरेक्टिंग. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था स्टाफिंग चैप्टर, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. बाकी चैप्टर्स के लिंक भी आपको टर्म 2 के इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से चेक कर सकते हैं. सी, स्टाफिंग चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट रोल्स थे वो हमने न्यू एम्प्लॉयज से फिल किए थे. हमारे पास स्टाफ आ चुका है, हमारे एम्प्लॉयज अपॉइंट हो चुके हैं, तो नेक्स्ट फंक्शन हमारा क्या है अब? डायरेक्टिंग है. मींस डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू. हमने जो लोगों को रखा है, जो एम्प्लॉयज हमने अपॉइंट किए हैं, उन्हें ये बताना कि उन्हें क्या काम करना है और फिर चेक करना कि क्या वो उस काम को बेस्ट पॉसिबल मैनर में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. बिल्कुल सिंपल शब्दों में डायरेक्टिंग का मतलब आपको एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन देनी है. 4 इसके एलिमेंट्स हैं: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन. आप चाहें तो ये 4 एलिमेंट्स को यूज करके भी मीनिंग बना सकते हैं कि डायरेक्टिंग में हमें सुपरवाइज करना है एम्प्लॉयज को, उन्हें मोटिवेट करना है अच्छा काम करने के लिए, लीडरशिप स्टाइल्स यूज करने हैं और उनसे रेगुलर कम्युनिकेशन रखना है, तो उस चीज को हम डायरेक्टिंग कहते हैं. इट इज कंसर्न विद इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज को हमें इंस्ट्रक्शंस देना है, गाइड करना है, इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें. उनके एफर्ट्स इस तरह से हो कि उसका रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना हो. दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिंग. चलते हैं इसके फीचर्स की तरफ. फर्स्ट फीचर इज इट इनिशिएट्स एक्शन. क्योंकि स्टाफिंग में तो हमने सिर्फ स्टाफ अपॉइंट किया था, एक्चुअली काम की शुरुआत कहां से हुई? इनिशिएट एक्शन का मतलब है काम की शुरुआत होना. एक्चुअल में स्टार्टिंग कब हुई? जब हमने वर्कर को गाइड कर दिया, इंस्ट्रक्शन दे दी कि ये काम करके देना है. सेकेंड इज कंटिन्यूअस फंक्शन. डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, नेवर एंडिंग फंक्शन है, क्योंकि मैनेजर एक बार इंस्ट्रक्शन देने के बाद रेस्ट नहीं कर सकता. उसको कंटिन्यूअसली चेक करना पड़ेगा कि डिजायर्ड मैनर में वो एम्प्लॉय जिसे इंस्ट्रक्शन दी गई थी वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. दैट इज व्हाई इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन. थर्ड फीचर इज इट इज परवेसिव. परवेसिव मीन्स यूनिवर्सल विच इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल. कितने लेवल्स पढ़े हमने मैनेजमेंट के? 3. टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. तो तीनों लेवल्स के मैनेजर्स को डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है. डिग्री वेरिएट हो सकती है, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट को डायरेक्शन देने हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, मिडिल लेवल को डायरेक्शन देना अपने डिपार्टमेंट को, एंड लोअर लेवल को डायरेक्शन देना अपने सेक्शन ऑफ वर्कर्स को. लेकिन डायरेक्शंस सभी को देने हैं, इसलिए ये परवेसिव फंक्शन है जो कि हर लेवल पे जरूरी है. देन इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. डायरेक्टिंग का जो फ्लो है वो टॉप से बॉटम की तरफ है. हमेशा एक सुपीरियर ही अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन दे सकता है. कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि एक सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है या गाइड कर रहा है. तो डायरेक्टिंग का फ्लो हमेशा टॉप टू बॉटम ही रहेगा, यानी सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट रहेगा. दिस इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फंक्शन. हम क्यों इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हमें किस लिए हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया, क्यों गाइड कर रहे हैं हम एम्प्लॉय को, क्यों मोटिवेट कर रहे हैं? बिकॉज वी नीड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल. हमारा जो टारगेट है वो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है ताकि गोल्स अचीव हो जाए. इसलिए डायरेक्टिंग फंक्शन जो है वो परफॉर्मेंस पे फोकस्ड है, उसका मेन फोकस सिर्फ परफॉर्मेंस है, इसलिए इसको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फंक्शन भी बोलते हैं. एंड द लास्ट फीचर इज ह्यूमन एलिमेंट. ह्यूमन एलिमेंट का जिक्र क्यों है इसमें? क्योंकि हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को, ठीक है, उसी के बिहेवियर को हम मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं. नेगेटिव एटीट्यूड वाले को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से काम करे. तो सारा का सारा जो फोकस है वो ह्यूमन बीइंग के ऊपर है, इसलिए इसको ह्यूमन एलिमेंट कहा जाता है. तो ये हो गए डायरेक्टिंग के फीचर्स. अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इस फंक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम इंस्ट्रक्शन देते हैं? फर्स्ट इज टू इनिशिएट एक्शन. सेम पॉइंट है, अगर हमें काम की शुरुआत करानी है तो सबसे पहले तो हमें एम्प्लॉयज को बताना पड़ेगा कि क्या काम करना है या हम उससे क्या एक्सपेक्ट करें. जब तक हम उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे वो अपना काम स्टार्ट नहीं कर सकता. सेकेंड, टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट्स. बहुत सारे एम्प्लॉयज एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग स्टाइल होता है सबका वर्किंग का. तो डायरेक्टिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम सभी के काम को इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उन सब चीजों में तालमेल बिठा सकते हैं. देन मीन्स ऑफ मोटिवेशन. किसी को प्रेरित करना है, अगर किसी को मोटिवेट करना है तो आप उससे पहले कम्युनिकेशन तो करेंगे ना, उसे सुपरवाइज तो करेंगे, उसे गाइड तो करेंगे, उसे इंस्ट्रक्शंस तो देंगे, तभी तो आप उसे मोटिवेट कर पाएंगे, उसकी जरूरतों को समझेंगे, उससे बात करेंगे. तो डायरेक्टिंग की हेल्प से ही आप मोटिवेट
कर सकते हैं। देन इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी मेंटेन करना भी ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा टारगेट होता है। वो जो स्टाफ हमने रखा है स्टाफिंग के टाइम पे, तो वो स्टेबल रहे, ये भी तो एक काम है। ऐसा नहीं कि आज आया कल चला गया, कल आया 4 दिन बाद चला गया। तो स्टेबिलिटी ना होना भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, बैलेंस को मेंटेन करना है। और वो कैसे मेंटेन किया जा सकता है? गाइडेंस से, मोटिवेशन से, इंस्पिरेशन से। उसको एंकरेज करना पड़ता है, एम्प्लॉय को उसकी बेस्ट एबिलिटी बतानी पड़ती है। एक अच्छा मैनेजर बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करके एम्प्लॉय को सारे टारगेट समझा सकता है, उससे काम करा सकता है। तो वो हेल्प करता है स्टेबिलिटी और बैलेंस मेंटेन करने में। देन टू फैसिलिटेट चेंज। अगर मार्केट में कोई नया चेंज आ गया, बिजनेस एनवायरनमेंट तो कभी भी चेंज हो जाता है। कभी पॉलिटिकल चेंज है, कभी सोशल चेंज है, कभी लीगल चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज, इकोनॉमिक चेंज, कोई भी चेंज हो सकता है। तो उस चेंज को अडॉप्ट करना मैनेजमेंट का काम होता है। और मैनेजमेंट का काम क्या है? वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करना कि नाउ दीज चेंजेस आर टू बी अडॉप्टेड, और कैसे कैसे हम इस चेंजेस को ऑर्गेनाइजेशन में ला सकते हैं, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं। तो वो भी इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है, मोटिवेट करने से रिलेटेड काम है, बताने से रिलेटेड काम है, कम्युनिकेट करने से रिलेटेड काम है। इसलिए कोई चेंज अगर आता है तो उसमें भी हमें डायरेक्टिंग से ही हेल्प मिलती है, एंड वी कैन इजिली फॉलो द चेंजेस विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग। इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, डायरेक्टिंग के। So the next topic of the chapter is now elements of directing. See, it is very important topic क्योंकि इस पे बाकी के सारे topics हैं चैप्टर में, जितने भी हम topics पढ़ने वाले हैं वो सब elements ही हैं directing के। There are 4 elements of directing: supervision, motivation, leadership and communication. Supervision का मतलब क्या है? Supervision 2 words को मिलाकर बना है, super and vision. Super का मतलब होता है over and above, and vision का मतलब होता है to see, देखना। ओवर एंड अबव मतलब जब एम्प्लॉय काम कर रहा है उस समय जाकर उसको देखना, चेक करना, अगर उसे कोई डाउट है तो उसका डाउट क्लियर करना। दिस इज कॉल्ड सुपरविजन। जैसे एग्जाम टाइम में एक एग्जामिनर आपको सुपरवाइज कर रहा होता है कि आप अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो हुआ सुपरविजन। सेकेंड एलिमेंट आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक प्रोसेस है, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि फोर्सफुली किसी पे अप्लाई नहीं की जा सकती। मींस आपके अंदर अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपकी विलिंगनेस पे काम किया जाता है कि आप अपनी इच्छा से काम करें, बेस्ट एबिलिटी से काम करें, आपको एंकरेज किया जाता है। तो उस एंकरेज करने की प्रोसेस को, इंस्पायर करने की प्रोसेस को, इंस्ट्रक्ट करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मोटिवेशन। आपको बढ़ावा दिया जाता है, आपको प्रेरित किया जाता है कि आप बेस्ट काम करें। तो मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ 3 टर्म्स आएंगी। फर्स्ट इज मोटिव। मोटिव क्या है? हमारा इंटरनल स्टेट, हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है, किस चीज के लिए काम करने के लिए एक्टिव है, वो हमारा मोटिव होता है। जैसे किसी को प्रमोशन चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए मोटिव बन गया कि मुझे ये काम जो है ये अचीव करने के लिए करना पड़ेगा। दूसरा टर्म आया मोटिवेशन। ये एक प्रोसेस है, किस तरह से हम दूसरे को एंकरेज कर सकते हैं, किस तरह से उसको उसकी क्वालिटीज बता सकते हैं कि वो बेटर काम करके देगा। एंड थर्ड टर्म इज मोटिवेटर्स। जैसे मैंने कहा कि प्रमोशन अब एक इनर डिजायर है, एक नीड्स है कि मुझे ये अचीव करना है, वो उसका मोटिव है। लेकिन मोटिवेटर क्या है कि ये चीज अचीव करनी है, जैसे उसे लगता है कि प्रमोशन होने के बाद मेरी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी तो मुझे एक अच्छा घर खरीदने को मिलेगा, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड रेज हो जाएगा, वो सब चीजें उसे मोटिवेट करती हैं। तो उन चीजों को हम क्या बोलते हैं? मोटिवेटर्स। ये मोटिवेशन में टर्म्स आई, साथ के साथ मोटिवेशन के कुछ फीचर्स हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। लाइक फर्स्ट इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। जब भी कोई हमें मोटिवेट करता है तो हमारा बिहेवियर गोल की तरफ सेट हो जाता है, हमारे माइंड में एक टारगेट सेट हो जाता है कि मुझे ये अचीव करना है। तो एक मोटिवेटेड पर्सन को जो है सुपरवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब आपको पता होता है ना कि मुझे ये काम अपने लिए करना है तो आपका बिहेवियर अपने आप ही गोल्स की तरफ डायरेक्शन उसकी चली जाती है। लाइक आपको एक रिजल्ट अचीव करना है, बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने, तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पढ़ाई कर लो, आप अपना टाइम मैनेज खुद करेंगे सब कुछ। तो आपका बिहेवियर गोल डायरेक्टेड हो गया, क्योंकि आप इंटरनली मोटिवेटेड है कि मुझे ये अचीव करना है, ठीक है। इसी सेंस में अगर मैं कहूं तो मोटिवेटर क्या है? दैट गुड मार्क्स। मोटिव क्या है? वो जो आपकी इंटरनल स्टेट है कि मुझे ये अचीव करना है। सेकेंड इज इट इज अ साइकोलॉजिकल टर्म। सी, मोटिवेशन कभी भी किसी को फोर्सफुली काम कराने को मोटिवेशन नहीं कहते। मैनेजर का काम होता है वर्कर से काम कराना, ठीक है। अगर वो फोर्सफुली काम करा रहा है तो दैट डजंट मीन मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? उसकी साइकोलॉजी को चेंज कर देना कि वो अपना समझ के काम करे, इसलिए मोटिवेशन साइकोलॉजिकल टर्म है।
फिर तीसरा फीचर आएगा, जो मोटिवेटर्स होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे प्रमोशन एक पॉजिटिव मोटिवेटर है कि जिसके लिए हम काम करने के लिए रेडी हो गए, बट उसका अपोजिट भी हो सकता है, डिमोशन। कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉयज को बहुत मोटिवेट किया जाता है, बहुत कहा जाता है कि ये काम करो, लेकिन वो फिर भी नॉर्मल काम नहीं कर पा रहा, तो कभी कभी वार्निंग्स भी देनी पड़ती हैं, नोटिस भी देना पड़ता है, उसको धमकाना भी पड़ता है कि तुम्हारा डिमोशन हो जाएगा। तो कभी कभी डर की वजह से भी आदमी काम करता है। तो आपको तो काम करवाना है, तो इसलिए मोटिवेटर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव मोटिवेटर्स लाइक प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ठीक है, ये सब पॉजिटिव आएंगे। और नेगेटिव में जैसे नोटिस है, वार्निंग है, डिमोशन है, ये सब नेगेटिव आएगा। क्वेश्चन भी आ जाता है कितनी बार बोर्ड की एग्जाम्स में, कैन मोटिवेटर्स बी नेगेटिव? तो आपको यस करना है, यस दे कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, और साथ में आपको एग्जाम्पल देने हैं। फिर आया नेक्स्ट फीचर, कॉम्प्लेक्स। मोटिवेशन आसान प्रोसेस नहीं है। दूसरे को एंकरेज करने के लिए आपको पहले उसे समझना पड़ेगा, उसकी नीड्स को समझना पड़ेगा, और नीड्स सबकी डिफरेंट होती हैं। एक नीड सेटिस्फाई हो जाए तो दूसरी अराइज हो जाती है। तो नॉट एन इजी टास्क कि आप हर एक की नीड्स को समझो और फिर उस पर काम करना शुरू करो। इसलिए मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। नेक्स्ट फीचर इज डायनामिक एंड कंटिन्यूअस। मोटिवेशन जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, क्योंकि नीड्स भी तो हमारी नेवर एंडिंग है। नीड्स भी तो ऐसी हैं कि एक सेटिस्फाई हुई तो दूसरी क्रॉप अप हो जाएगी। तो मोटिवेशन भी इसी तरह से कंटिन्यूअसली चलता रहता है। एंड डायनेमिक, आप सेम टेक्निक से सभी को मोटिवेट नहीं कर सकते। डायनेमिक का मतलब चेंजिंग होता है, तो जैसा पर्सन हो, जैसी उसकी नीड्स हो, वैसी आपको मोटिवेशनल टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं। दैट इज व्हाई इट इज डायनामिक इन नेचर। तो ये सारा चीज हो गई मोटिवेशन के बारे में। तीसरा एलिमेंट है हमारा लीडरशिप। लीडरशिप एक प्रोसेस है बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की, दूसरे को प्रभावित करना अपनी पर्सनालिटी से। यहां भी पर्सनालिटी का मतलब लुक्स नहीं है, अपने काम की जो पर्सनालिटी। एक लीडर है, उसके साथ उसका एक फॉलोअर होता है। आप उसी को फॉलो करेंगे ना जिसका काम आपको पसंद आएगा, जिसे देख के लगता है कि मैं भी इसके जैसा बनूं। तो दो पार्टीज होंगी इसमें, वन इज लीडर एंड वन इज follower, and leader tries to influence the behavior of follower by his work. अपने काम से followers को influence करने की कोशिश करता है लीडर। एंड द फोर्थ एलिमेंट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज अ वेरी सिंपल टॉपिक। सारा दिन हम लोग कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो इसमें आइडियाज एक्सचेंज होते हैं बिटवीन 2 और मोर पर्संस। फर्दर टॉपिक्स में हम इन्हीं की डिटेल्स में जाने वाले हैं। 4 हमारे एलिमेंट्स हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। सुपरविजन मीन्स सुपर एंड विजन, ओवर एंड अबव, टू सी, दैट मीन्स काम को करते करते चेक करना। मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, प्रोसेस ऑफ ट्राई टू, मीन्स इन दिस प्रोसेस मैनेजर ट्राई टू get the best ability work from the employee. Then leadership is process of influencing the behavior, and communication is the process of exchange of idea between 2 or more persons. अभी इसको एक्सटेंड करते हैं टॉपिक को, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोटिवेशन में से ही है, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। मैस्लो कौन है, ये नीड हायरार्की थ्योरी क्या है बेटा? पहली बात तो ये ध्यान रखें, पूरे बिजनेस स्टडीज में एक ही थ्योरी है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हायरार्की का मतलब होता है सीक्वेंस, यानी कि ये जो नीड्स हम डिस्कस करेंगे ये इसी सीक्वेंस में रहेंगी। जैसे हम कोई प्रोसेस लिखते हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, ऐसे ही हायरार्की का मतलब यहाँ सीक्वेंस है। ये 5 नीड्स मैंने यहाँ लिखी है, तो इसी सीक्वेंस में रहेंगी। मैस्लो, अब्राहम मैस्लो हैं जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये नीड थ्योरी दी, इसलिए इसका नाम भी मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी है। इनका कहना क्या है कि नीड्स जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है मोटिवेशन का। अगर हम किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं तो पहले उसकी नीड्स का पता लगाओ कि उसकी एक्चुअली जरूरत क्या है। तो इस बेसिस पे मैस्लो ने कॉमन कैटेगरी बनाई है 5 नीड्स की, कि ये 5 नीड्स हैं जो हर ह्यूमन बीइंग के अंदर होती हैं और इसी सीक्वेंस में होती हैं। फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स। यहाँ वर्ड पे ध्यान दें, दिस इज नॉट साइकोलॉजिकल। पिछले टॉपिक में मोटिवेशन में हमने बार बार एक वर्ड पढ़ा है साइकोलॉजिकल, वो स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड है। ये फिजियोलॉजिकल यानी बायोलॉजिकल नीड्स हैं, या आप इन्हें बेसिक नीड्स कह सकते हैं। तो हर ह्यूमन बीइंग के अंदर बेसिक नीड्स तो हैं, रोटी कपड़ा मकान तो सबको चाहिए, फूड क्लोथिंग शेल्टर, जिसके बिना ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकता। ऐसी नीड्स को क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो मैस्लो का कहना है कि सबसे पहले तो ह्यूमन बीइंग कोई भी होगा वो बेसिक नीड्स पे ध्यान देगा। जब उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाएंगी तो वो ध्यान देने लगता है अपने फ्यूचर की ओर। जब उसका प्रेजेंट सिक्योर है तो अब वो क्या सोचेगा, फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर सेफ रहे, सिक्योर रहे, इसमें 2 तरह की नीड्स आती हैं उसकी, फिजिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी।
फिजिकल सिक्योरिटी मीन्स कोई भी इंसान डिजीज नहीं चाहता, फायर से बचना चाहता है, इलनेस से बचना चाहता है। कोविड का केसेस आपने देखे, हर इंसान बचना चाहता है। तो फिजिकल सिक्योरिटी हर आदमी एक्सपेक्ट करता है। दूसरी सिक्योरिटी एक्सपेक्ट करता है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, जो हम सेविंग्स करते हैं ना फ्यूचर के लिए, कि आज हम स्टेबल हैं तो फ्यूचर में भी हमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए, वो हम किस लिए करते हैं, हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी बनी रहे। तो 2 नीड्स हमने पढ़ ली। बेसिक नीड्स के बाद किस चीज की चिंता होती है, कि मैं सेफ रहूं, सिक्योर रहूं। उसके बाद अराइज होती है सोशल नीड्स, जो हमारी सामाजिक जरूरतें हैं। हमें समाज की जरूरत है। हर आदमी लव चाहता है, अफेक्शन चाहता है, कंपेनियनशिप चाहता है, फ्रेंडशिप चाहता है, बातचीत करना चाहते हैं, हम दूसरों से अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज करना चाहते हैं। इसको हम बोलते हैं सोशल नीड्स। इसको दूसरे नाम, 2 नाम और हैं इसके, एफिलिएशन नीड्स एंड बिलोंगिंग नीड्स। सोशल नीड्स के बाद अराइज होती है एस्टीम नीड्स। समाज तो है, बातचीत करने के लिए लोग हैं, कम्युनिकेशन है, फ्रेंडशिप है, कंपेनियंस हैं, लेकिन अब हमें उसमें एक अलग पहचान चाहिए। वी नीड रिस्पेक्ट, वी नीड रिकॉग्निशन। हम एक पहचान चाहते हैं, हम सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं। तो इस तरह की जो नीड्स होती हैं वो कहलाती है हमारी एस्टीम नीड्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसको हाईएस्ट ऑर्डर की नीड बोलते हैं, और ये हर आदमी में नहीं होती है। ये वो नीड है जो हमारी लाइफ का एम होता है। कुछ लोग होते हैं ना कि लाइफ का एक टारगेट बना लिया, उसको फिर ना इधर का कुछ दिखाई देता है ना उधर का दिखाई देता है, बस फोकस जो है अपने टारगेट पे है। ऐसी नीड्स को बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। जैसे महात्मा गांधी का लाइफ का एम था कि इंडिया को ब्रिटिशर से फ्री कराना है, तो उसके अलावा उन्होंने ना फैमिली को देखा ना कुछ देखा, उसी की तरफ लग गए। इसी तरह से बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं सेल्फ एक्चुअल। जैसे एक साइंटिस्ट है, पूरी लाइफ रिसर्च करने में निकाल देता है, उसको वो रिसर्च करनी है, तो ऐसी नीड्स को क्या कहेंगे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ये 5 तरह की नीड्स मैस्लो ने डिस्कस की कि ह्यूमन बीइंग का नेचर है, ये सभी नीड्स होती हैं। लेकिन एजम्पशंस भी हैं इस थ्योरी के। क्या मान के कहा है उन्होंने? फर्स्ट इज, उसने कहा कि जो बिहेवियर है वो हमेशा नीड्स पे डिपेंड करता है। हमारा जो बिहेवियर है नेचुरल है, जैसी हमारी जरूरतें होती हैं वैसा ही हम काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसकी एक एजम्पशन क्या है कि बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन नीड्स। देन दूसरा एजम्पशन ये है कि ये जो नीड्स हैं ये हायरार्की में ही रहेंगी, यानी सीक्वेंस में ही रहेंगी। तीसरा उसने एज्यूम किया कि हम हमेशा एक डिससेटिस्फाइड नीड के लिए काम करते हैं, एक सेटिस्फाइड नीड कभी भी हमें मोटिवेट नहीं कर सकती। अगर आपके पास कोई चीज ऑलरेडी है और आपको कोई ऑफर करे कि वो चीज के बदले में आप मेरा काम कर दो, तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो आपके पास ऑलरेडी है। काम कब करोगे? जब आपकी कोई नीड डिससेटिस्फाइड होगी। देन फोर्थ एजम्पशन इज मूव्स टू हायर लेवल ओनली। एक पर्सन हायर लेवल नीड्स की तरफ तभी जाता है जब उसकी लोअर लेवल नीड्स सेटिस्फाइड हो। कहने का मतलब, अगर उसकी बेसिक नीड सेटिस्फाइड है तभी तो वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचेगा कि मैं सेफ रहूं, सिक्योर रहूं। अगर वो सेफ है तो सोचेगा कि मुझे सोसाइटी में भी रहना है, सोसाइटी में है तभी तो उसे रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट चाहिए, और अगर ये सब है तो वो अपनी लाइफ का मिशन भी इजीली अचीव कर सकता है। ऐसा मैस्लो ने एज्यूम किया है, ये उसकी एजम्पशंस है। तो इतना सब बेसिक पढ़ने के बाद कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि नीड्स तो जनरली ऐसी ही होती है। जनरली नीड्स की हायरार्की यानी जनरली नीड्स का सीक्वेंस यही रहेगा, बट एक्सेप्शंस भी हो सकती हैं। कुछ लोगों में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, जबकि उसकी बेसिक नीड भी फुलफिल नहीं होती। ऐसा भी हो सकता है। एक्सेप्शंस तो हर जगह है ना। जैसे पुअर पीपल है, हो सकता है एक बहुत गरीब आदमी है, उसने अपनी लाइफ का कोई मिशन बनाया और बहुत मेहनत करता गया और उसने अचीव भी कर लिया। तो उसने नहीं देखा कि मेरी बेसिक नीड्स नहीं है, पहले मैं इन्हें देखूं, फिर मैं इसे देखूं, फिर मैं इसे देखूं, लग गया है बस। तो एक्सेप्शंस तो हैं, ठीक है। हमारे पीएम मोदी जी कभी चाय वाले कहलाते थे, तो वो जो सफर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का, वो भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि बेसिक नीड से सीधे यहाँ जरूरी नहीं कि सीक्वेंस फॉलो किया जाए। तो आपको जब ये थ्योरी लिखनी है तो आपको नीड्स भी बतानी है, आपको एजम्पशंस भी बतानी है, और साथ में कंक्लूजन भी देना है कि एक्सेप्शंस साथ में रहेंगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इंसेंटिव्स। नाउ मोटिवेशन के अंदर एक टॉपिक है इंसेंटिव्स का। 2 तरह के इंसेंटिव्स है इसमें, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। इंसेंटिव क्या चीज है? इंसेंटिव को सिंपल शब्दों में समझना चाहें तो एक तरह का लालच है। जिस चीज के लिए हम काम करने के लिए रेडी हो जाएं वो इंसेंटिव है। अब कुछ लोग मनी से सेटिस्फाइड होते हैं, कुछ लोगों की ईगो सेटिस्फाई करनी पड़ती है। तो जो इंसेंटिव्स मनी की टर्म्स में कैलकुलेट किए जा सकते हैं, ऐसे इंसेंटिव्स को हम क्या बोलते हैं? मॉनेटरी इंसेंटिव्स, विच कैन बी कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ
मनी आर कॉल्ड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और मॉनेटरी इंसेंटिव्स। और जो चीजें मनी की टर्म्स में कैलकुलेट नहीं की जा सकती उनको हम बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल या फिर नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। चलिए इसके टाइप्स देखते हैं। ऐसे कौन से इंसेंटिव्स हैं जो मनी की फॉर्म में कैलकुलेट किए जा सकते हैं, यानी कि कौन से मॉनेटरी इंसेंटिव्स हैं। फर्स्ट इज पे एंड अलाउंस। पे क्या है? जो बेसिक सैलरी है। इंसान काम किस लिए करता है? उसको सैलरी मिलती है, सैलरी के साथ साथ कुछ अलाउंसेस मिलते हैं। जैसे महंगाई बढ़ जाती है तो महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया जाता है। उसको जो बेसिक सैलरी के साथ बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे। क्योंकि ये मनी की टर्म्स में कैलकुलेट होते हैं इसलिए इसको मॉनेटरी इंसेंटिव की कैटेगरी में रखा गया। सेकेंड इज प्रॉफिट शेयरिंग। अब ये प्रॉफिट शेयरिंग क्या है कि कभी कभी कंपनीज अपने एक टारगेट फिक्स करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट लगाया, उसका टारगेट है 10% प्रॉफिट। मैक्सिमम उसे लगता है कि 10% प्रॉफिट हम इससे अर्न कर पाएंगे। अब एम्प्लॉयज ने बहुत एफर्ट किया, उनको मोटिवेट किया गया था कि ये नया प्रोजेक्ट है, इसमें फायदा होगा तो आपका भी फायदा होगा, ऐसा मोटिवेट किया गया। अब इतना एफर्ट कर दिया एम्प्लॉयज ने कि एक्चुअल प्रॉफिट हो गया 13%। कंपनी का मैक्सिमम टारगेट क्या था? 10%। तो वो जो 3% एक्स्ट्रा है, दैट सरप्लस प्रॉफिट, अगर वो वर्कर्स में शेयर कर दिया जाए तो उसे बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। इसका ये मतलब मत निकालना कि कंपनी को जो भी प्रॉफिट हुआ वो कंपनी ने एम्प्लॉयज को बांट दिया, ऐसा कोई कंपनी नहीं करती है ना। तो कंपनी क्या करेगी? जो सरप्लस प्रॉफिट है, जो एम्प्लॉय की एफर्ट की वजह से ही आया है और जो मैक्सिमम डिसाइड किया था उससे भी ज्यादा हुआ है, उसको अगर कंपनी शेयर कर देगी तो आप सोचिए नेक्स्ट टाइम क्या होगा। जब भी कंपनी नेक्स्ट टाइम कोई भी प्रोजेक्ट लगाएगी, अब एम्प्लॉय अपना एफर्ट और ज्यादा बढ़ाएगा क्योंकि उसको पता है कि अल्टीमेटली इसमें मेरा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो ये एक मोटिवेशनल टेक्निक है। तीसरा आता है उसके बाद को पार्टनरशिप। यहां कंपनी और स्मार्ट हो जाती है। जैसे अभी हमने प्रॉफिट शेयरिंग की बात की कि 3% जो है उसे दे देंगे, एम्प्लॉयज को शेयर कर देंगे, एम्प्लॉयज खुश। लेकिन यहां पे कंपनी अपना पैसा भी बचा लेती है। वो जो 3% देना था, सपोज उसी की बात करते हैं, उतने अमाउंट का, मतलब कैश ना देकर उतने ही अमाउंट का अगर उसको शेयर्स दे दिए जाए एम्प्लॉयज को, तो उसको बोलते हैं को पार्टनरशिप। यानी शेयर होल्डर हो जाएगा वो एम्प्लॉय, तो शेयर होल्डर हो गया तो ऑनर ही तो हो गया कंपनी का। इसको स्टॉक ऑप्शन प्लान भी कहा जाता है। अकाउंट्स में भी ये टर्म आती है ESOP के नाम से, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। उसमें यही है कि जब भी कंपनी को इंसेंटिव देना चाहे तो इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स भी दे सकती है। तो शेयर्स की फॉर्म में दिए तो वो मॉनेटरी बेनिफिट है ना, वो उसको सेल करके कभी भी कैश करा सकता है, इसलिए इसको भी मॉनेटरी कैटेगरी में रखा है। नेक्स्ट आता है हमारा बोनस। बोनस क्या है? बोनस एक वन टाइम एक्स्ट्रा रिवार्ड है। जब एम्प्लॉयज कोई टारगेट को पूरा करते हैं या कोई भी काम उन्हें दिया गया वो कंप्लीट करते हैं तो साल में एक बार बोनस अनाउंस होता है, इसलिए वन टाइम रिवार्ड कहते हैं इसको। ये ज्यादातर फेस्टिवल्स के टाइम पे दिया जाता है, दिवाली के आसपास, न्यू ईयर के आसपास, क्रिसमस के आसपास। तो ये जो है इन द फॉर्म ऑफ पेड वेकेशन हो सकता है, फ्री ट्रिप्स हो सकते हैं फॉरेन कंट्रीज के, गोल्ड कॉइन हो सकता है। तो इस तरह से बोनस भी देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कमीशन। कमीशन जो है ये एक ऐसा इंसेंटिव है जो सेल्स पर्सन से जुड़ा है। जैसे आपने सेल्समैन अपॉइंट कर लिए सेल्स को बढ़ाने के लिए। अब सेल्समैन को बेसिक सैलरी तो आप दोगे ही जो उसकी सैलरी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे इससे ज्यादा काम करवाना है, यानी उसे मोटिवेट करना है कि आप और ज्यादा सेल कीजिए। अब कभी कभी क्या होता है ना, सेल्समैन ये सोच लेता है यार मुझे सैलरी तो मिल ही जाएगी तो मुझे क्या जरूरत है इतना एक्स्ट्रा एफर्ट करने का, वो टाइम पास करता है। तो आपके पास क्या टेक्निक है कि आप उसे कमीशन ऑफर कर दें। मींस उसकी बेसिक सैलरी तो आपको देनी ही है, प्लस उसके हर एक्स्ट्रा ऑर्डर पे उसको 1% या 2% या 3% कोई भी अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट वो उसके नाम कर दीजिए कमीशन के फॉर्म में। तो अब वो क्या करेगा, वो अपने लिए काम करेगा। अब उसे पता है कि मैं जितने ऑर्डर्स लाऊंगा ना मुझे ही फायदा होने वाला है। तो कमीशन भी एक मोटिवेशनल टेक्निक है कि आदमी अपनी विलिंगनेस से, अभी मैंने बताया था साइकोलॉजिकल टर्म, उसकी साइकोलॉजी आपने चेंज कर दी। वो अब ये नहीं सोच रहा कि वो आपके लिए काम कर रहे हैं, वो ये सोच रहा है कि मैं खुद के लिए काम कर रहा हूँ। इन सारे पॉइंट्स में यही चीज आई, सैलरी खुद को मिलती है इसलिए आदमी काम करता है, प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा इसलिए वो एफर्ट कर रहा है, उसको शेयर्स मिलेंगे इसलिए वो एफर्ट कर रहा है, उसको बोनस मिलेगा इसलिए एफर्ट कर रहा है, उसको कमीशन मिलेगा इसलिए एफर्ट कर रहा है। तब जो पॉइंट्स पड़े तो काम वो अपना समझ के कर रहे हैं ना, इसी को मोटिवेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव्स। अगर आपको ध्यान हो तो सेकंड चैप्टर टर्म 1 में पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। उसमें टेलर की एक टेक्निक थी डिफरेंशियल पीस रेट प्लान। जो जैसा काम करेगा उसको वैसे ही
वेजेस दे दो, जो स्टैंडर्ड वर्क कर रहा है उसे स्टैंडर्ड वेजेस दे दो, जो मोर देन स्टैंडर्ड कर रहा है उसको मोर देन स्टैंडर्ड पे करो। तो कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि प्रोडक्टिविटी से ही इंसेंटिव को जोड़ देती हैं, आप जैसा काम करोगे आपको वैसी वेजेस मिलेंगी। अब यहां पे भी वर्कर का एफर्ट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उसको क्या लगता है कि मैं जितना काम करूंगा उतनी मुझे वेजेस एक्स्ट्रा मिलेगी। देन नेक्स्ट इज रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायर होने के बाद भी बेनिफिट मिलना। गवर्नमेंट जॉब्स में आप देखते हैं जैसे कि प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेचुइटी मिलती है, तो ये किस लिए आदमी जुड़ा रहता है उसके साथ, क्योंकि उसको पता है कि जब मैं जॉब से रिटायर हो जाऊंगा तब भी मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो ये भी एक इंसेंटिव है कि वो आदमी वहां पे स्टेबल रहता है, जुड़ा रहता है। तो कुछ कंपनीज रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी देती हैं ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। एंड नेक्स्ट इज पर्क्स, जिसको हम फ्रिंज बेनिफिट्स भी कहते हैं या परक्विजिट्स भी कह सकते हैं। ये वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो सैलरी के अलावा हमें एज ए एम्प्लॉय मिल सकते हैं। जैसे कि कंपनी ने कार दे रखी है, पेट्रोल का खर्चा कंपनी देती है। अब सैलरी तो आप ले रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ अब पेट्रोल का खर्चा भी कंपनी देती है, तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज पर्क्स या फ्रिंज बेनिफिट्स या परक्विजिट्स, कोई भी वर्ड आप यूज करें। जैसे फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन या मेडिकल फैसिलिटी, या कंपनी ने इंश्योरेंस कराया है जिसके लिए आपको एक्चुअली पे नहीं करना पड़ रहा, तो वो तब तक ही तो मिलेगा जब तक आप जॉब पे हैं, ठीक है ना। तो जब आप जॉब पे होते हो तो ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको दिए जा रहे हैं ये मनी की फॉर्म में ही होते हैं, सारी चीजें मनी की फॉर्म में होती हैं, इसलिए इसको मॉनेटरी बेनिफिट या मॉनेटरी इंसेंटिव कह सकते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव कह सकते हैं, बिकॉज दे ऑल कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। अब चलते हैं नॉन फाइनेंशियल की तरफ। ये सारी चीजें ऐसी होंगी जिसमें मनी का कोई रोल नहीं है, बट फिर भी इससे मोटिवेट होते हैं लोग। जैसे कि पहला है स्टेटस। स्टेटस क्या होता है? रैंक, अथॉरिटी, प्रेस्टीज, कि उसका ऑर्गेनाइजेशन में स्टेटस क्या है। जैसे एक मैनेजर है उसे एक अलग केबिन बना के दिया गया, उसका ऑफिस अलग है, तो ये चीज भी उसे सेटिस्फाई करती है। जैसे पार्किंग है, एक्सक्लूसिव पार्किंग है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग नॉर्मल पार्किंग में खड़ा करते हैं अपना व्हीकल, कुछ को एक्सक्लूसिव पार्किंग है, तो उसको स्टेटस महसूस होता है कि मेरा कुछ स्टेटस है, उससे उसकी ईगो सेटिस्फाई हुई और वो काम करने लगता है। सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। क्लाइमेट से मतलब यहाँ एनवायरमेंट से नहीं है, क्लाइमेट का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट कैसा है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जब मैनेजर का ना बड़ा एक नेगेटिव अप्रोच होता है, किसी ने कोई गलती कर दी तो वो चिल्ला रहा है, डांट रहा है, मतलब मन नहीं लगता वहां पे। और कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है जहां बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है, कुछ गलती भी होगी तो उसे आराम से समझाना, उसको सिखाना। तो जैसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में हर आदमी काम करना चाहता है, तो क्लाइमेट कैसा है ये चीज भी हमारे लिए एक इंसेंटिव है। हर इंसान ऐसी जगह काम करना चाहता है जहां उसको अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिले, उसके साथ ट्रीटमेंट अच्छा हो, उसको आसपास का एनवायरनमेंट बड़ा पॉजिटिव हो, तो उस चीज से भी वो सेटिस्फाइड होता है। तो ये इसमें मनी तो का तो कोई रोल नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। नेक्स्ट आता है हमारा करियर एडवांसमेंट, जिसको आप सिंपल वर्ड्स में प्रमोशन कह सकते हो। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज हैं, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आप वहां पे जुड़ना चाहते हैं। आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करना चाहेंगे जहां अगले 20 साल तक कोई ग्रोथ के चांसेस ही नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि कहीं ग्रोथ हो जाएगी। तो जहां करियर एडवांसमेंट के चांसेस हो वो एक इंसेंटिव है, वहां एक आदमी हमेशा काम करना चाहता है। नेक्स्ट आता है जॉब एनरिचमेंट। इसको असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब्स भी बोलते हैं इस पॉइंट को। इसमें क्या है कि जब हम रूटीन में एक जैसा काम करते हैं ना, तो कभी कभी हम बोर होने लगते हैं। उस बोरियत को कैसे दूर किया जाए? मैनेजर, एक अच्छा मैनेजर तो ये चाहेगा कि एम्प्लॉय का मन लगे काम करने, तो वो क्या करता है कि सेम जॉब में चैलेंजेस डाल देता है। जैसे एक टारगेट फिक्स कर दे, काम तो आप वही कर रहे हो, रोज वही कर रहे हो, बट एक चैलेंज आ गया कि इस डेट पे इस दिन तक ये टारगेट पूरा करना है, देखते हैं कौन करता है। अब जैसे माइंड में आता है ना, देखते हैं कौन करते हैं, माइंड में आता है कि मैं करके दिखाऊंगा। अब आप सोचिए, जब आप किसी चीज को चैलेंज के रूप में ले लेते हैं तो आपका परफॉर्मेंस, आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कैसा हो जाता है, एकदम से ड्रास्टिक चेंज आता है माइंड में कि नहीं ये तो मुझे अचीव करना है। ये वही चीज है जॉब एनरिचमेंट, उसी चीज को चैलेंजिंग बना देना ताकि बोरियत भी ना हो और काम भी टाइम से हो जाए, इफेक्टिव तरीके से हो जाए। देन एम्प्लॉइज रिकॉग्निशन। एम्प्लॉइज रिकॉग्निशन मीन्स एम्प्लॉइज की एक अलग पहचान, लाइक किसी ने अच्छा काम किया तो उसे अप्रिशिएट करना। अब पैट ऑन द बैक ऑफ एम्प्लॉय, कभी कभी पीठ थपथपा देने से भी बहुत काम हो जाते हैं। शेक हैंड करना एक एम्प्लॉय के साथ, मैनेजर गया, उसने उसको शाबाशी दी पब्लिकली, उससे शेक हैंड किया, तो ये चीज भी क्या करती है, उसको एकदम बूस्ट अप करती है, उसका मोरल, वो मोटिवेट होता है काम करने के लिए। और इसमें एक चीज और आएगी कि अगर किसी से गलती हुई है वो पब्लिकली ना बताई जाए, उसको
सेपरेट केबिन में बुलाया जाए, उसको उसकी गलती बताई जाए, तो ये भी चीज मोटिवेट करती है, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये बात अगर पब्लिकली बताई जाती तो मेरे लिए इंसल्टिंग होता। तो एम्प्लॉय की जो है ईगो का भी ध्यान रखा जाता है इसमें, उसे एम्प्लॉय रिकॉग्निशन कहते हैं। तारीफ करनी है तो पब्लिकली करिए, और बुराई है, कुछ गलत है तो उसे पर्सनली जाके बताएं, उसको ठीक करने की कोशिश करें। देन जॉब सिक्योरिटी, ये वही गवर्नमेंट जॉब वाली बात भी आएगी कि अगर किसी को लगता है मेरी जॉब सिक्योर है तो टेंशन फ्री होके काम करता है। लेकिन अगर किसी को ये लगे कि आज मैं हूं, कल पता नहीं किसी और को ना रख लें, ये तो मुझे नेगेटिव बोलते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं, तो दिमाग में सिर्फ बातें चलती हैं, काम पे ध्यान नहीं रहता है। तो जॉब सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए। एंड एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, यहां भी सेकंड चैप्टर से एक प्रिंसिपल रिलेट होता है, फ्योल का इनिशिएटिव, कि एम्प्लॉय को भी पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए। जैसे मीटिंग्स होती हैं, ऑफिशियल मीटिंग्स होती है ना, उसमें डिस्कशन होता है कि हम ये चेंज लाने वाले हैं, ये भले ही एम्प्लॉय की एक भी बात ना मानी जाए, लेकिन उसका पार्टिसिपेशन, उसकी बिलोंगिंगनेस बहुत जरूरी है। जब तक एक एम्प्लॉय को जुड़ाव महसूस नहीं होगा, बिलोंगिंगनेस महसूस नहीं होगी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तब तक वो अच्छा काम नहीं कर पाएगा। तो उसको भी मौका देना चाहिए पार्टिसिपेट करने का डिसीजन मेकिंग में। एंड देन ऑटोनॉमी, जिसे हम फ्रीडम कहते हैं या एम्प्लॉय एम्पावरमेंट कह सकते हैं। 24 घंटे अगर किसी के सिर पे चढ़ के उसे चेक करते रहोगे तो भी वो काम नहीं कर पाएगा, है ना। तो उसको थोड़ी फ्रीडम दीजिए, उसको एक टास्क दीजिए कि इस दिन तक ये काम करके देना, फ्री छोड़ दीजिए। जब वो फ्रीली काम करेगा तो शायद और अच्छा कर पाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है, मनी से कैलकुलेट नहीं हो सकती थी, इसलिए इन सबको हम क्या बोलते हैं, नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स। ये सारी चीजें मनी से कैलकुलेट हो सकती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, मॉनिटरी इंसेंटिव्स। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मोटिवेशन का टॉपिक यहाँ पे एंड हो जाता है। मोटिवेशन में मीनिंग है, उसके फीचर्स हैं, उसके से रिलेटेड 3 टर्म्स हैं, मोटिव है, मोटिवेटर एंड मोटिवेशन, 3 टर्म्स थी, ठीक है। मैस्लो की थ्योरी एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ये जो डायरेक्टिंग का एलिमेंट मोटिवेशन है, उसमें ये सब टॉपिक्स हैं। इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद चलते हैं लीडरशिप की तरफ। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज लीडरशिप। सुपरविजन हो गया, मोटिवेशन हो गया, तीसरा एलिमेंट हमारा आ गया लीडरशिप। लीडरशिप एक प्रोसेस है बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की। और ये जो इन्फ्लुएंस है, हम किस लिए, किस चीज का प्रभाव डाल रहे हैं। इन्फ्लुएंस इज ऑलवेज फॉर अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए प्रभावित करना है, अपनी पर्सनालिटीज से प्रभावित करने का मतलब यहां पर नहीं है। यहां क्या प्रभाव डालना है कि एक लीडर है, वो अपने फॉलोअर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है ताकि कॉमन गोल्स इजीली अचीव किए जा सके। मिनिमम 2 पार्टीज का होना इसमें जरूरी है, एक लीडर और एक फॉलोअर। और ये जो इन्फ्लुएंस है, ये विलिंग कॉपरेशन के लिए होना चाहिए। आप किसी से फोर्सफुली कॉपरेट कराएं तो उसको भी हम लीडरशिप नहीं कहते। यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस है वो विलिंग कॉपरेशन होनी चाहिए, यानी फॉलोअर विलिंगली आपको फॉलो करता हो एज अ लीडर, तब लीडरशिप सक्सेसफुल है, अदरवाइज नहीं। फीचर्स क्या है। फर्स्ट पॉइंट इज सेम एज मीनिंग, दैट इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ अदर पीपल टू अचीव कॉमन गोल। सेकेंड, इट ब्रिंग्स चेंज इन बिहेवियर। फॉलोअर का बिहेवियर काम के प्रति चेंज हो जाता है अगर लीडर सही हो। इट शोज इंटरपर्सनल रिलेशंस। किसके रिलेशंस मेंटेन होते हैं इसमें, लीडर के और फॉलोअर के। एंड इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक लीडर भी मैनेजर की तरह रेस्ट नहीं कर सकता कि एक बार काम बता दिया तो बस बात खत्म हो गई। उसको भी कंटिन्यूअसली अपने फॉलोअर्स के टच में रहना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि वो डिजायर्ड मैनर में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं लीडरशिप के स्टाइल्स की ओर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। 3 तरह के स्टाइल्स हैं हमारे सिलेबस में लीडरशिप के, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड फ्रीवियन लीडरशिप। पहला स्टाइल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज ऑटोक्रेटिक स्टाइल, जिसको हम अथॉरिटेटिव या बॉस सेंटर्ड स्टाइल भी बोलते हैं। इस स्टाइल में क्या है कि लीडर जो है, बिल्कुल इसमें एग्जांपल लीजिए, जैसे हिटलर है, तानाशाही वाला लीडर है। इसमें जो वो कहेगा वही सबको फॉलो करना पड़ेगा, यानी लीडर ही सारी टर्म्स को डिक्टेट कर रहा है, सबॉर्डिनेट्स को सिर्फ सुनना है और वही काम करना है जो लीडर डिक्टेट करेगा। इसके फायदे क्या हैं इस वाले के, इसको बॉस सेंटर्ड भी कहा गया क्योंकि सारा सेंटर बॉस पे ही है। इसका फायदा क्या है कि इससे डिसीजन क्विकली लिया जा सकता है, क्योंकि उसे किसी से कंसल्ट नहीं करना, इसलिए डिसीजन क्विक डिसीजन है। स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, इसको इंटरनली इस टाइप के लीडर को स्ट्रांगली मोटिवेटेड होता है ये, कि क्योंकि उसको खुद ही टर्म सारी डिक्टेट करनी है, किसी से कुछ नहीं पूछना, अपने आप ही डिसीजन सारे ले लेगा। लेस कॉम्पिटेंट सबॉर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड। ऐसे
केस में, ऐसे स्टाइल में, ये जो सबॉर्डिनेट है ये ज्यादा एलिजिबल ना हो तो चलता है। देन मे ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स, जब ग्रेट स्पीड की जरूरत हो, जब डिसीजंस क्विक लेने की जरूरत हो, तो ये स्टाइल सबसे ज्यादा बेटर होता है। लेकिन इसके डिमेरिट्स क्या हैं, इसमें कमियां क्या हैं? जो एम्प्लॉय है, सबॉर्डिनेट है, उसको फ्रस्ट्रेशन होती है क्योंकि उसको लगता है कि ये सारी चीजें मेरे पे जबरदस्ती थोप दी जा रही हैं। उसका मोरल डाउन होता है, मेंटली वो सेटिस्फाइड नहीं रहता, उसका इनिशिएटिव लेवल कम हो जाता है। वो जो कुछ अच्छा सोच सकता था, शायद कुछ अच्छा डिसीजन वो भी ले सकता था, बट क्योंकि उससे पूछा ही नहीं जा रहा, उससे कंसल्ट ही नहीं किया जा रहा, तो उसका जो इनिशिएटिव लेवल है वो यहाँ डाउन हो गया। उसकी क्रिएटिविटी, पोटेंशियल ठीक से यूटिलाइज नहीं हो पाया। क्या पता वो बहुत अच्छा क्रिएटिव पर्सन हो, क्या पता उसमें बहुत ज्यादा क्षमता है काम करने की, बहुत पोटेंशियल है उसके अंदर, लेकिन क्योंकि उससे कुछ पूछा ही नहीं जा रहा, तो इसलिए उसका पोटेंशियल और क्रिएटिविटी भी यहाँ पे यूटिलाइज नहीं हो रही, एंड सबॉर्डिनेट का कोई डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं है। ऐसा स्टाइल कब यूज होता है, क्या सुटेबिलिटी है, कब सुटेबल है, या ये कहें कि कब ये स्टाइल यूज करना चाहिए? जब एम्प्लॉइज अनएडुकेटेड हो, अनस्किल्ड हो, उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, या कंपनी फियर और पनिशमेंट की टेक्निक यूज करती है कि डरा धमका के काम करवा लो, तब ये वाला स्टाइल यूज होता है। इसके कौन कौन से नाम हमने डिस्कस किए? ऑटोक्रेटिक, अथॉरिटेटिव या बॉस सेंटर्ड। इस फिगर को देख के आप समझ जाएंगे कि सारा सेंटर बॉस पे ही है। ये फर्स्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सेकंड डिस्कस करते हैं। The second style of leadership is now democratic or participative, or you can say group centered leadership. डेमोक्रेटिक भी इसका नाम है, पार्टिसिपेटिव भी, ग्रुप सेंटर्ड भी। ये भी आपको फिगर से समझ में आ रहा होगा। ग्रुप सेंटर्ड क्या है कि लीडर जो है सभी सबॉर्डिनेट्स के साथ कंसल्ट करके, उनका पार्टिसिपेशन लेकर या डेमोक्रेटिक तरीके से वो डिसीजंस अगर ले, तो ऐसे स्टाइल ऑफ लीडरशिप को हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक। इसके क्या फायदे हैं? इसमें जॉब सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होता है क्योंकि सभी सबॉर्डिनेट से पार्टिसिपेशन लिया जा रहा है, तो सभी अपनी जॉब से सेटिस्फाइड रहेंगे। इट इंप्रूव्स डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, जो लीडर को डिसीजन लेना है उसकी एबिलिटी भी इंप्रूव होगी क्योंकि इतने सारे लोगों से कंसल्ट करने के बाद एक प्रॉपर डिसीजन लिया जाएगा, तो इट डेवलप्स पॉजिटिव एटीट्यूड ऑल्सो। जो सबॉर्डिनेट्स है उनका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्योंकि पार्टिसिपेशन है, एंड क्वालिटी ऑफ डिसीजन इंप्रूव्स। ऑलवेज जैसे 2 heads आर बेटर देन 1, तो वही बात है, जब आप कंसल्ट करके करते हो तो बेटर डिसीजन लेने की लिया जा सकता है। देन डीमेरिट्स क्या है, इसमें कमियां क्या है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और इससे डिले हो सकता है। अगर एक लीडर बार बार सारी चीजें पूछकर ही डिसीजन ले तो उसमें देर भी हो सकती है काम करने में। जो कभी कभी क्विक डिसीजन की जरूरत है, ऑन द स्पॉट डिसीजन की जरूरत है, तो वहां पे ये स्टाइल सक्सेसफुल नहीं होता। देन लीडर कैन एक्सकेप रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लीडर को क्या लगता है कि सब लोगों को बता तो दिया, ये देख लेंगे, वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि लीडर इनकॉम्पिटेंट है, अगर वो इतने लोगों से पूछता है तो उसके लीडर होने का फायदा क्या है। तो कभी कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा डेमोक्रेटिक होने का मतलब ये भी हो जाता है कि लीडर में एबिलिटी ही नहीं है डिसीजन लेने की, इसलिए वो कंसल्ट करता है। अब ऐसा स्टाइल कब सुटेबल है? जब कंपनी का टारगेट हो जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने का, जब कंपनी को ये लगता हो कि मेरे यहाँ का हर एम्प्लॉय जॉब से सेटिस्फाइड रहे, तब ये स्टाइल यूज होगा। एंड व्हेन सबॉर्डिनेट्स हैव एक्सेप्टेड द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जब सबॉर्डिनेट्स ही दिल से गोल्स को एक्सेप्ट कर चुके हों। इसमें एग्जाम्पल आएगा नारायण मूर्ति जी का, जो इन्फोसिस कंपनी के मालिक हैं, उनका स्टाइल ऑफ लीडरशिप यही है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक स्टाइल और है, इसके बाद उसको डिस्कस करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। सो डेमोक्रेटिक स्टाइल के बाद थर्ड स्टाइल ऑफ लीडरशिप हमारा आता है फ्री रियन और लेसेस फेयरी लीडरशिप। इसमें क्या है, फर्स्ट वाले में हमने पढ़ा कि सेंटर सिर्फ बॉस का है, बॉस सेंटर्ड है। सेकंड वाले स्टाइल में हमने पढ़ा कि वो ग्रुप सेंटर्ड है, सबका पार्टिसिपेशन है। तीसरे में क्या है कि लीडर सिर्फ नाम का लीडर है, लेकिन वो अपनी किसी भी पावर का यूज यहाँ पर नहीं कर रहा है। सबॉर्डिनेट्स अपने आप ही अपना सारा काम करते हैं। लीडरशिप में ये स्टाइल क्या है कि वो सिर्फ अपने आप को, मतलब अपनी पावर्स का यूज नहीं कर रहा है ये लीडर, सबॉर्डिनेट्स पे छोड़ देता है सारा काम। इसके फायदे क्या है इस वाले स्टाइल के? जॉब सेटिस्फेक्शन,
इसमें हाईएस्ट जॉब सेटिस्फेक्शन है क्योंकि सारा काम सबऑर्डिनेट को खुद ही देखना है। सेकेंड इज मैक्सिमम स्कोप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स, इसको सारे डिसीजन खुद लेने हैं, लीडर से कंसल्ट भी नहीं करना है। तो इसमें सबसे ज्यादा स्कोप है सबऑर्डिनेट के डेवलपमेंट का, सारी क्रिएटिविटी, सारा पोटेंशियल उसका यूज होगा, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल एंड कैपेसिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स। लेकिन नुकसान क्या है, उसको कोई गाइडेंस नहीं मिल रही किसी लीडर से, जहां उसे जरूरत पड़ेगी वहां भी उसके लिए लीडर अवेलेबल नहीं है। इट इग्नोर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडर, कहने को लीडर है बट उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। एंड कभी कभी ये सारे सबऑर्डिनेट्स जो हैं ये अलग अलग डायरेक्शंस में काम करने लगते हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में कियोस क्रिएट हो जाता है, ओपिनियन नहीं मिलती। एक लीडर का होना भी जरूरी है क्योंकि वो चीजों को इंटीग्रेट करता है, तो यहाँ पे ये नुकसान हो सकता है। बट कब ये स्टाइल सुटेबल है, कब ये स्टाइल यूज किया जाता है, व्हेन सबऑर्डिनेट्स आर वेल ट्रेन्ड, जब ये सारे बहुत ही एजुकेटेड हों, हाईली नॉलेजेबल हों, हाईली ट्रेन्ड हों, तो लीडर की एक बार को जरूरत नहीं पड़ती है। एंड दीज सबऑर्डिनेट्स आर सेल्फ मोटिवेटेड, ये इंटरनली मोटिवेटेड हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद एज्यूम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो, तो ये वाला स्टाइल ऑफ लीडरशिप यूज किया जा सकता है। तो तीनों स्टाइल्स हमने पढ़ लिए। पहला हमारा अथॉरिटेटिव, हिटलर का एग्जाम्पल था। सेकेंड हमारा ग्रुप सेंटर्ड था, नारायण मूर्ति जी का एग्जाम्पल था। थर्ड हमारा हो गया फ्री रियन लीडरशिप, जैसे कि लीडर जो है वो बस नाम का है, उसने दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी डाल दी है। तो तीनों ही स्टाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे केस स्टडीज भी बहुत तरीके से आती है, आपको आइडेंटिफाई भी खुद करना है और उसके मेरिट्स डिमेरिट्स भी खुद लिखना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ज्यादा फोकस के साथ पढ़िएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम अपने फोर्थ एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग यानी कम्युनिकेशन की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं लास्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग की तरफ, दैट इज कम्युनिकेशन। बहुत ही इजी टॉपिक है। कम्युनिकेशन का मतलब आइडियाज को एक्सचेंज करना, व्यूज एक्सचेंज करना, मैसेज, इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन को एक्सचेंज करना बिटवीन टू और मोर पर्संस बाय डिफरेंट मीन्स। अलग अलग तरीकों से जब हम अपनी बात को शेयर करते हैं, जब हम कोई व्यूज शेयर करें, आइडियाज शेयर करें, तो उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। मीन्स क्या क्या हो सकते हैं, हम बोलकर बात बता सकते हैं स्पोकन वर्ड्स की हेल्प से, हम लिखकर बात कर सकते हैं रिटन वर्ड से, कोई डायग्राम हो सकता है, कोई पिक्चर की हेल्प से, ग्राफ्स की हेल्प से हम अपनी बात को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या जेस्टर्स यानी बॉडी लैंग्वेज की हेल्प से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। दो टाइप के कम्युनिकेशन हमें पढ़ने हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, जब हम ऑफिशियल मैटर्स पे डिस्कस करें, जैसे कि ड्यूटीज असाइन की जा रही हैं, किसी को अथॉरिटी दी जा रही है, कोई टारगेट सेट हो रहा है, कोई नोटिस लिख के दिया जा रहा है, ये सब चीजें ऑफिशियल हैं यानी काम से रिलेटेड हैं। जब इस तरह की चीजें डिस्कस होती हैं तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। और जब हम नॉर्मली सोशली इंटरेक्ट करें किसी से, फ्रेंडली टॉक चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में लंच टाइम में आपस में सब एम्प्लॉयज बात कर रहे हैं, नॉन ऑफिशियल मैटर्स की टॉकिंग है, ऐसे कम्युनिकेशन को हम क्या कहेंगे, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो कि टोटली अनऑफिशियल है। इसके टाइप्स देखिए, एक होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। फॉर्मल क्या है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन है। डाउनवर्ड का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। ऊपर कौन है, सुपीरियर, नीचे कौन है, सबऑर्डिनेट। तो जब एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट से कुछ भी चीज फॉर्मली डिस्कस करे तो उसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। सुपीरियर सबऑर्डिनेट से क्या बता सकता है, वो कोई इंस्ट्रक्शन दे सकता है, कोई टारगेट बता सकता है, ठीक है, नोटिस दे सकता है, कुछ भी इंस्ट्रक्ट कर सकता है। फिर आता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब इसको नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएं, सबऑर्डिनेट को सुपीरियर से कम्युनिकेट करने को अपवर्ड कम्युनिकेशन बोला गया। यहाँ सबऑर्डिनेट सुपीरियर से क्या क्या बात करता है, कोई कंप्लेंट हो सकती है, उसकी कोई ग्रीवेंसीज, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई सजेशन हो सकता है, कोई रिपोर्ट हो सकती है। तो जब नीचे से ऊपर की तरफ कम्युनिकेशन चलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन। देन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मींस जब सेम लेवल के पर्संस यानी मिडिल लेवल का आदमी मिडिल लेवल से ही बात करे, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर इज टॉकिंग टू सेल्स मैनेजर, दोनों मिडिल लेवल के हैं, ऐसे लोग जब कम्युनिकेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। एंड फोर्थ टाइप है इसकी डायगोनल कम्युनिकेशन। इसमें डिपार्टमेंट भी अलग है, लेवल भी अलग है। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर मिडिल लेवल का है और वो अगर किसी सेल्समैन से बात करे जो कि लोअर लेवल का, अकाउंट ऑफिस कोई अकाउंटेंट से बात करे, वो लोअर लेवल का, तो दोनों का लेवल भी डिफरेंट है और दोनों के डिपार्टमेंट्स भी अगर डिफरेंट हो, ऐसे लोग जब ऑफिशियली कम्युनिकेट करें तो उसको बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। ये हमारे फॉर्मल के टाइप्स हो गए। इसके कुछ फायदे नुकसान भी हैं, जैसे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन में आप ये कह सकते हैं क्या फायदा है इसका, कि बहुत सिस्टमेटिक है, सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही सिस्टमेटिकली चलती हैं,
सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप लोकेट कर सकते हैं, किसने किसको इंफॉर्मेशन दी आप पता लगा सकते हैं। और ज्यादातर ये रिटन फॉर्म में होता है, क्योंकि रिटन का प्रूफ होता है, ओरल का प्रूफ नहीं होता, तो ज्यादातर फॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा रिटन फॉर्म में रहेगा। इनफॉर्मल में क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसमें र्यूमर्स बहुत ज्यादा होते हैं, अफवाहें बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ तो नॉन ऑफिशियल मैटर्स हैं। किसी को एक बात लगती है वो फिल्टर करके कैसे भी बता सकता है, ना ये रिटन फॉर्म में होता है, ये ज्यादातर ओरल होता है। इसमें सबसे ज्यादा खतरा र्यूमर्स का है, क्योंकि यहाँ पे आप सोर्स लोकेट नहीं कर सकते। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, जैसे हम नॉर्मली कह देते हैं मैंने ऐसा सुना है, बट किसने कहा ये नहीं पता होता। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं होती, अनसिस्टमेटिक है, टोटली सोशली इंटरेक्शन से रिलेटेड है, टोटली अनऑफिशियल है, इसलिए यहाँ पे र्यूमर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये चीजें आप मैरिड डिमेरिड में इसमें डिवाइड कर सकते हैं अपने आप। तो दीज आर द टॉपिक्स बेटा। डायरेक्टिंग चैप्टर 4 एलिमेंट्स थे, चारों हमने डिस्कस कर लिए, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। बहुत अच्छे से स्टडी करना है। कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं, आई विल गो थ्रू एंड ट्राई टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स, राइट। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा, डाउट्स हो तो वो भी कमेंट में डालिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।